तो मोदी खुद बयान कर देता है जी मैंने सिक्खी बेस में अपने आप को पंजाब में छुपाया, गुरुद्वारे में जो जाके रोटी खाई। ओ बेशर्म से पूछो तूने गुरु घर की रोटी खाई है, उसमें नमक खाया, नमक हराम बन गया तू। देखिए जी कई बार ये लोग कहते हैं कि भी पंजाब से या उस खित्ते से जो है सिख बाहर चले गए हैं। सिख गए क्यों है? सिख अपने आप को बचाने के लिए भी अगर हम बचे होंगे तो हम लड़ पाएंगे। थाईलैंड बैंकॉक में शायद बड़े लोग, कुछ लोग, काफी लोगों को नहीं पता कि सिखों के पास एक शहर से शहर के मालकियत है। हो सकता है हमने ये जो रेफरेंडम वाली सिख फॉर जस्टिस वालों ने रेफरेंडम थाईलैंड में भी करवाना है, एशिया में भी करवाना है। हमें हथियार चाहिए, हमें किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं चाहिए। हथियार दें और आ जाए। वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। दुनिया जहां में इस वक्त सिख इंतहाई अपनी स्ट्रगल की कंडीशन में, वो इस वक्त अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, अपने हुकूक के लिए। और ऐसे में हमारे साथ हैं इनके एक रहनुमा जिनका नाम है साधु सरदार भूपिंदर सिंह, ताल्लुक़ रखते हैं एक कमेटी से, एक्स चेयरमैन है धर्म प्रचार कमेटी शिरोमणि अकाली दल से। हम उनसे यकीनन सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर बीजेपी के मसाइल क्या हैं, कि मोदी सरकार क्यों सिखों के इतने ख़िलाफ़ है। पहला सवाल तो मेरा उनसे यही है, आप मुझे बताएं कि ये हो क्या रहा है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने का मौका दिया। देखिए जी आज तक ना सिख कौम जो है, मीडिया का ज़माना अब है, पहले नहीं था, तो वो बेवकूफ़ बने हैं। इन लोगों ने हमेशा यही बोला कि 70 साल के राज में कांग्रेस ने राज किया और नेहरू ने जो है वो धोखा दिया है, हम तो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो अब धीरे-धीरे से चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे 1984 का जेनोसाइड हुआ था, उसमें जो मुजारे रोड पे जो सड़कों पर उतरे थे वो बीजेपी आरएसएस के लोग उतरे थे। उसमें बाकायदा एक अडवाणी की फोटो भी आती है और अडवाणी ने अपनी किताब में भी लिख दिया, जो कि इस बीजेपी आरएसएस का मेन जो कार्यधर्ता रहा है, अडवाणी और वाजपेयी से ही इसकी बीजेपी की पहचान रही है। मोदी तो आज आए हैं, उनका जब हमारे सामने आ जाता है कि भी हाँ जी उन्होंने मुजाहरे किए हैं और उसमें उन्होंने बात की है कि भी हमने फौज जो है दरबार साहब में भेजने के लिए इंदिरा गांधी पे प्रेशर डाला, तो वो हमारे भी फिर भी धुंधली थी पिक्चर। लेकिन आज तो सब सामने आ गया कि भी इनसे बड़ा जो कोई भी कह लें कि भी एक सिर्फ हिंदू सोच रखने वाला, इनके लिए कोई इंसानियत नहीं है, कोई दया धर्म वाली बात नहीं रही है, कोई इनके मायने सिखों के लिए नहीं मायने रखता। पहले तो ये कहते थे भी सिख हिंदूधारी केसाधारी हिंदू हैं, लेकिन जब सिखों ने इसकी बात की विरोध की है तो अब उन्होंने वही कहा कि ठीक है, क्योंकि इनका खुद का तो इतिहास है नहीं, ना आज़ादी में ना पहले किसी चीज की आज़ादी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी तो चलो मुल्क में दोनों तरफ मिली, हिंदुओं ने हिंदुस्तान ले लिया, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, ठगा कौन गया? पाकिस्तान। सिख रह गए, सिख ठगे गए और आज भी आप दोनों तरफ जश्न मना रहे हैं, लेकिन पंजाबी क्या जश्न मनाए? कुछ नहीं। और जो आज बीजेपी कर रही है, जहाँ-जहाँ पे उन्होंने अपने रॉ के एजेंट भेजे हैं, अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड पता लग रहा है। कभी अमेरिका पकड़ा जाता है, कभी लंदन में पकड़े जाते हैं, कभी कनाडा में पकड़े जाते हैं। अब तो 5 आई कंट्री के साथ-साथ एशिया की कई कंट्रियाँ भी उसको समझ रही हैं। पीछे मेरे को पता लगा कि शायद थाईलैंड में भी ऐसा कुछ हुआ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अजीत डोवल जो हैं, उन्होंने ये क्या कर रखा है कि कभी कनाडा में कत्लेआम करा रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, वो चाहते क्या है, हमें ये समझाएं। जो अजीत डोभाल हो गया और मोदी हो गया, देखो जब वो इमरजेंसी की बात करता है, जब इंदिरा गांधी ने लगाई, तो मोदी खुद बयान कर देता है जी मैंने सिक्खी बेस में अपने आप को पंजाब में छुपाया, गुरुद्वारे में जो जाके रोटी खाई। और बेशर्म से पूछो तूने गुरु घर की रोटी खाई है, उसमें नमक खाया, नमक हराम बन गया तू। भाई ये भी तो पूछना चाहिए, भाई नमक हरामी कर रहे हो और आज तुमने वो पेड़ लेके आज सिखों को मार रहा है। जो अजीत डोभाल की बात हम करते हैं, वो पुराना, जब उसने 1984 में जो कत्लेआम हुआ, जो इन्होंने वहां पे टैंक भेजे हैं, अजीत डोभाल तो वहां पे एक रिक्शे वाला बन के उसको ढूंढता रहा, देखता रहा, उसने सारी रेकी की है। वो तो इनका खास है, वो उसका जो किरदार है वो तो एक नस्ल खुशी करने वाला ही किरदार है। मोदी हो गया, ये आपका अजीत डोभाल हो गया, इन सब की सोच तो यही है, इस तरफ हिंदू चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अजीत डोवल अगर इतना कामयाब था तो बताएं ना, देखें बांग्लादेश में अभी इतना कुछ हुआ और उसको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। और आप देखेंगे उनको तो समझ में ही नहीं आ रही कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके पैसे। सर ऐसा है, अजीत डोभाल का इनको इस तरीके की गलत फहमी थी कि भी शेख हसीना हमेशा उनके साथ हैं, जैसे वो आती जाती थी। अगर उनके इल्म में होता कि भी ये ऐसा हो सकता है,
तो शायद वो इस चीज को रोक सकते थे। क्योंकि आप देखिए जो 1971 में इन्होंने किया वो मेरी नजर में बिल्कुल नाजायज गलत एक्ट है। जब एक पता लग गया कि भी वहां की हुकूमत भी पाकिस्तान कंट्रोल करेगी, उसको वो सब कमेटी बना, सब गवर्नमेंट बना लेते, क्योंकि वो दूर है, वो कंट्रोल कर सकते थे, उसके साथ बैठते। इन्हों को अपनी फौजें भेजकर ऐसा जो इन्होंने किया, उसको एक मुल्क को तोड़ ही दिया। चाहे वो मुल्क दो अलग अलग जगह पे एक राज था, लेकिन इन्होंने वो गलत किया। इसके बाद इनके लिए परेशानी थी सिखों की। सिखों ने 2-3 बार कोशिश की है, हथियार भी उठाए हैं। आपने देखा है कि एक फौज तक इनको सिखों के सामने लानी पड़ी है। अगर इनसे काबू आते तो इनको फौज की जरूरत नहीं थी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। टैंक तक इन्होंने भेजे हैं भी, एक फौज टैंक पूरी इनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनके जहाज हैं, और एक सिख कौम जिसके पास सिर्फ हथियार कितने हैं। आज भी ये डरते हैं। आज जो बंगाल में हुआ है, ये शायद अगर पहले हो जाता तो इनको अकल आ जाती, जो इन्होंने आज तक गलत किया। क्योंकि मैं बड़ा खुश हूं जो उनके अब उन्होंने एक कार्यवाही कह ले भी, एक टेम्परेरी हमारे उन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने आते ही कह दिया है, एक डायलॉग तो दिया उन्होंने मोदी के खिलाफ। मैं समझता हूँ उस डायलॉग से बड़े मीनिंग्स निकलेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि इनको अकल आ जाएगी। लेकिन अब जो जो सिखों वाली बात है ना, ये भी अब देखिए दुनिया में रेफरेंडम हो रहा है, अब कलम की भी लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने पिछले दिनों ही रेफरेंडम हुआ था कनाडा में, मैं खुद वहां वोट डालने गया हूं, और मैंने वहां पे बयान दिया है, मैं क्या, हमने पहले भी हथियार उठाए हैं और अब भी उठाएंगे। जुल्म की एक इंतहा तो ये वो कभी ना कभी पूरी होगी। ये पूछना था कि ये जो रेफरेंडम भी हुए, उसमें आपको जोश कैसा नजर आया सिखों का? सिख कितने देखिए पुरजोश हैं अपने राइट्स के लिए? देखिए जी, कई बार ये लोग कहते हैं कि भी पंजाब से या उस खित्ते से जो है सिख बाहर चले गए हैं। सिख गए क्यों है? सिख अपने आप को बचाने के लिए भी, अगर हम बचे होंगे तो हम लड़ पाएंगे। अगर उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनके पास टैंक है, हमारे पास क्या है? अगर लड़ना है तो बराबरी का देना हथियार। हमें हथियार चाहिए, हमें किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं चाहिए। हथियार दें और आ जाए, फिर देखते हैं मैदान में कौन जीतता है। आज तक जितनी भी जंगों की जीत दिखाते हैं, उसमें कभी ना कभी शरीर सिखों का खड़ा कर देते हैं ना। इवन बांग्लादेश में भी ठीक है, वो उस टाइम क्योंकि वो मिलिट्री का है। मैं समझता हूं अगर मैं किसी भी फौज में हूं, चाहे मैं कनाडा की फौज में हूं, आज यहाँ पर भी डिफेंस मिनिस्टर कनाडा में जो है सरदार रहा है, तो वो यहाँ की धरती का ही वफादार होगा। बट इनको ये कहकर एक सरदार का लफ्ज लेके दूसरी कंट्री को सिर्फ एक चिढ़ाना है, और उसके साथ दूरी बना के रखनी है भी। इन कौमों के साथ दूरी कैसे बन के रहे। अच्छा ये बताएं, ये डीपी सिंह जो हैं, जो काउंसलर बना के जिनको थाईलैंड भेजा गया, जो पहले यूके में थे, वहाँ भी ये काफ़ी कुछ कर चुके। अब आपको क्या लग रहा है कि अब थाईलैंड की बारी आ गई है कि ये अजीज साहब जो हैं ये कुछ अजीब व गरीब मंतक के साथ चल रहे हैं और ये सिखों के खिलाफ हैं? ये क्या इंडिया का भी इमेज बिल्डिंग ख़राब करने पे तुले में, ये कर क्या रहे हैं? सर ऐसा है, ये लोग देख रहे हैं भी कौन कौन सी कंट्रीज में जो सिख हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो कहां पर एक्टिव हो रहे हैं, और कौन कौन सी कंट्री के पास इनके पास जमीनें हैं। थाईलैंड, बैंकॉक में शायद बड़े लोग, कुछ लोग, काफी लोगों को नहीं पता कि सिखों के पास एक शहर से शहर के मालकियत है, बड़े बड़े शहरों की मलकियत है। वहां पर कोई हाईमाई जा नहीं सकता। बैंकॉक से बाहर निकलते ही थोड़े, मैं खुद गया हूं। इसलिए उनको जब ये चीजें पता लगी भी ये लोग तो यहाँ तक बैठे हुए हैं, वहां बैठे हैं, वहां प्लानिंग हो रही है, यहाँ प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमने यूएनओ में कई कंट्रियों का साथ लेना है, उनकी वोटें लेनी है, जो इस रेफरेंडम के बाद डिक्लेयर करेंगे भी हाँ जी एक पंजाब खालसा राज एक अलग राज है, और उसकी आइडेंटिटी के लिए। अब ये भी, अब जितना हम दौड़ रहे हैं उतना ही ये दौड़ रहे हैं, और अब इन्होंने एशिया के पार्ट में शुरू कर दिया ये काम। अच्छा, डीपी सिंह जी उधर उधर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको सिख मिल रहे हैं, इन्होंने उनको भेज दिया। जी, तो अब होने क्या जा रहा है? यहाँ भी कत्लो गारत थाईलैंड में भी शुरू होने वाला है, या होने क्या जा रहा है? मैं ये आपको बता रहा हूँ, वो यही देख रहे हैं नेटवर्क भी कहाँ तक है। मेरे को पिछले दिन ही न्यूजीलैंड तक पहुंच गया, आपको बहुत जल्दी वहां की भी कोई खबर आ जाएगी, क्योंकि अगला रेफरेंडम न्यूजीलैंड है। हो सकता है हमने ये जो रेफरेंडम वाली सिख फॉर जस्टिस वालों ने रेफरेंडम थाईलैंड में भी करवाना है, एशिया में भी करवाना है। क्योंकि अभी तो वो यूरोप और अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साइड है, वो एशिया में भी जाएंगे। ये पहले ही उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं भी। अगर एशिया में भी सिर्फ ये सारी कंट्रीज अगर इस चीज को मान जाती हैं, जो एनओ की यूएनओ की पार्टनर्स हैं, अगर वो मान जाती है, तो इनके लिए तो वैसे ही मुसीबत है। तो ये भी उस ढंग से अपनी तैयारी करें जिस ढंग से सिख फॉर जस्टिस वाले अपनी लगे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा आपसे कि ये बताएं कि जिस तरह इन्होंने कनाडा में बाकी जगहों पे जो कुछ किया, जिसके नतीजे में वो ममालिक इनके ख़िलाफ़ हो गए, तो अब ये एशियन ममालिक में थाईलैंड और दीगर जगहों पे ये अब जो एडवेंचर करने जा रहे हैं सिखों के ख़िलाफ़ कत्लो गारत, तो उसका नतीजा क्या होगा आपके ख़्याल में?
ये ममालिक इंडिया के खिलाफ नहीं हो जाएंगे, इंडिया की पॉलिसियों के खिलाफ? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, ये सारी दुनिया को समझ आ जाना चाहिए, 5 आई कंट्री ऑलरेडी इनके अगेंस्ट हो चुका है। यूएनओ में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, उनको इनकी हरकतें समझ आ चुकी हैं कि ये इंसानियत, प्यार, मोहब्बत वाले इंसान नहीं। अब अगर एशिया में जैसे थाईलैंड में गए हैं, एशिया में सबसे बड़ा जो है वो चाइना है। चाइना ऑलरेडी इनको आके दिखाता रहता है। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम थाईलैंड के साथ या उधर सिंगापुर, मलेशिया तक अपनी जड़ें बनाएँ, अपनी दोस्ती बनाएँ, जिससे इनको ये इनकी गलतफ़हमी है कि भी शायद उनके साथ दोस्ती हम क्रिएट करेंगे और वहाँ सिखों को नुकसान देंगे, शायद चाइना को हम वो आँखें दिखा सकें। ये गलतफ़हमी इनको दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वहाँ कर चाहे वो सिंगापुर है, मलेशिया है, बैंकॉक है, वो लोग चाइना से अलग नहीं हो सकते। उनका जीना, रहना, उनकी भाषा जो है काफ़ी हद तक वो चाइना के साथ लगती है। इनको इस चीज़ का भी बहुत बड़ा खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ये अपने ही देश की बाउंड्रियाँ भी बचाने में जो है, मेरे को लगता है आने वाले समय में इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त भी दिया। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि डीपी सिंह को भेज दिया गया है थाईलैंड, और थाईलैंड की जितनी इकनॉमी है, जो कुछ चल रहा है, उनकी तो टूरिज़्म पे सब चलता है। और अगर वहाँ भी इन्होंने इसी तरह मर्डर शुरू कर दिए, कत्ल व गारत, तो थाईलैंड बहरहाल मुतासर होगा और उसका नतीजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मेहमान भी थे। शुक्रिया जी, बहुत-बहुत मेहरबानी। आज तक यहीं, आगे इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी, मज़ीद मौज़ूआत के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।